आज डिस्कस करेंगे बच्चों हम चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छा और बहुत टेक्निकल चैप्टर है, बहुत अच्छा, बहुत नॉलेजेबल। इस चैप्टर को आप इस वीडियो क्लास से समझें, सिर्फ समझें। पूरा चैप्टर आपके नोट्स में अवेलेबल है, आप स्टडी उससे करें, डेरिवेशंस नोट्स से स्टडी करें, लेकिन पूरे चैप्टर को यहां समझें। वर्ड्स आपको थोड़े इम्प्रॉपर लिखे मिलेंगे, आपके नोट्स में प्रॉपर लिखे हुए। तो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आप करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट और कैसे बनता है इलेक्ट्रिक करंट, और जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम कर रहा है रेजिस्टेंस, क्या है वो रेजिस्टेंस, ये दो बात समझेंगे हम। सबसे पहले एक कंडक्टर आपने ले लिया और एक इंसुलेटर आपने ले लिया। जब आपने कंडक्टर लिया एक, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वो बहुत हाई स्पीड से चल रहे हैं, बहुत हाई स्पीड से चल रहे हैं, और उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड। जैसे ये कंडक्टर ले लिया आपने, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड से 10⁶ मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेज चलते हैं और रैंडमली चलते हैं, तब ये करंट नहीं बना सकते। और यही रीजन है कि आपने एक कंडक्टर को टच किया तो उससे करंट नहीं लग रहा, इंसुलेटर से भी नहीं लग रहा, तो फिर क्या डिफरेंस रह गया। तो क्या होता है कि जब यही इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट पाथ में चलने लगते हैं, एक फिक्स्ड पाथ में चलने लगते हैं, और कब चलेंगे, जब इनके साथ, इस कंडक्टर के साथ कनेक्ट की जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी। जब आप इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर दोगे, ये देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 10⁶ मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, बैटरी लगने के बाद डेफिनेट पाथ में चलने लगेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और जब इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट पाथ में चलने लगेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और बहुत स्लो चलने लगेंगे, बहुत स्लो, अबाउट 10⁻⁻⁵ 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकंड। जब इतने स्लो चलने लगेंगे ये, तब करंट बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब डेफिनेट पाथ में चलता है और बहुत स्लो चलता है, उस टाइम करंट बनता है। तो ये जो वेलोसिटी गेन करता है इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी गेन करता है, उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन बच्चों,
10 की पावर 28 से 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब जगह में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने ज्यादा, और वो सब रैंडमली एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो जब आपने बैटरी लगाई तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स सबके सब तो डेफिनेट पाथ में चल नहीं पाते, सबके सब डेफिनेट पाथ में नहीं चल पाते बच्चों। तो जो डेफिनेट पाथ में चलते हैं, जो अपना रास्ता ठीक कर लेते हैं और स्लो चलते हैं, वो तो बनाने लग जाते हैं करंट। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स जो डेफिनेट पाथ में नहीं चलते, बैटरी लगने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बनाने वाला कोई और नहीं है कंडक्टर के अंदर, रेजिस्टेंस बनाने वाला भी खुद इलेक्ट्रॉन होता है। वही इलेक्ट्रॉन करंट बना रहा है, वही इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस बना रहा है। डिफरेंस क्या है कि जब वो डेफिनेट पाथ में और धीरे चलता है तब तो करंट बना रहा है, और जब रैंडमली बहुत तेज चल रहा है तो रेजिस्टेंस बना रहा है। तो करंट और रेजिस्टेंस आप भाई भाई मान लो, दोनों का ओरिजिन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही है। तो 10 की पावर 28 से 20 की पावर 29 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से चलते हैं, तो थर्मल वेलोसिटी स्पीड कहते हैं इसे। बैटरी लगने के बाद 10 की पावर -5 से 10 की पावर -6 इतने स्लो चलते हैं तो करंट बनाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही आपका करंट बनता है। तो देखते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। अब जैसा आप समझ रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डेफिनेट पाथ में आ चुके हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इनमें अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस में चले जाएंगे। तो देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जब निकालेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। डेफिनेशन के लिए नोट्स कंसल्ट करने हैं आपने, डेरिवेशन के लिए नोट्स कंसल्ट करने हैं। डेरिवेशन समझिए यहां भाई, एक इलेक्ट्रॉन v1 पहली वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ली, तो u1 प्लस 81, v2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, u2 प्लस 82 तीसरे इलेक्ट्रॉन की, u3 प्लस 83 डॉट 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की। तो Vn Un प्लस 80n। लेकिन बच्चों एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एवरेज कर देंगे। तो Vd इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड कर देंगे हम, और एवरेज करने के लिए क्या करेंगे भाई, n इलेक्ट्रॉन्स मान लिए तो डिवाइडेड बाय n कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 प्लस Vn डिवाइडेड बाय n। तो Vd U1 प्लस 81
U2 प्लस 82 U3 प्लस 83 डॉट 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 UN प्लस 80N डिवाइडेड बाई N। अब U1 U2 U3 UN तक एक साथ ले आए हम, और A कॉमन है, A को अलग लिख लेंगे, T एक साथ ले आएंगे, तो देखिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा। VD U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 प्लस A कॉमन T1 T2 T3 डॉट 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 Tn डिवाइडेड बाई N डिवाइडेड बाई N। अब बच्चों ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। रीजन, वेलोसिटी तो थी नहीं इनिशियल, इलेक्ट्रॉन्स तो रैंडमली घूम रहे थे। जब रैंडमली घूम रहे थे तो स्पीड तो थी लेकिन वेलोसिटी नहीं थी, तो वेलोसिटी फैक्टर को जीरो ले लो, क्योंकि स्पीड थी, डायरेक्शन नहीं थी, इसको जीरो ले लो। तो Vd इज इक्वल्स टू क्या बच गया, A टाइम्स टाउ, टाउ लिख लीजिए इसे, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, एवरेज टाइम। एवरेज टाइम इलेक्ट्रॉन्स के चलने का, इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन का। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कांटेक्ट करता है, कोलिजन करता है, तो इनके बीच में जो एवरेज टाइम लगता है, सिर्फ टाइम नहीं, जो एवरेज टाइम लगता है, जो मीन टाइम लगता है, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और बच्चों ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये 10 की पावर -14 सेकेंड्स होता है। इतना कम टाइम होता है, इतने कम टाइम में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर लेते हैं, और इतने कम टाइम में करंट बन जाता है 10 की पावर -14 सेकेंड्स में। तो टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो हियर Vd इज इक्वल्स टू A की जगह बच्चों F अपॉन M, यूजिंग द फॉर्मूला F इक्वल टू ma, A इक्वल टू F अपॉन M। दिस इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। अब आपको पता है कि बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन अपोजिट हो गया। तो देखिए F की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से फॉर्मूला ले लो कि Vd इज इक्वल्स टू F की जगह Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाई M इंटू टाउ, रिलैक्सेशन टाइम आपने पढ़ा होगा, बिकॉज E इज इक्वल्स टू F अपॉन में Q। तो बच्चों Q की जगह कौन मूवमेंट है यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए, तो Vd इक्वल टू E टाइम्स E बाई M इंटू टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। और बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दीजिए। तो प्लेस नेगेटिव साइन, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और लास्ट में एक चेंज कर देना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर लेंथ डबल कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो लेंथ का कॉन्सेप्ट ले आइए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही एक फॉर्मूला है कि Vd इज इक्वल्स टू माइनस E तो है ही, E की जगह V डिवाइडेड बाई L M इनटू रिलैक्सेशन टाइम। दैट्स द फाइनल एक्सप्रेशन, दैट्स द फाइनल एक्सप्रेशन। और बच्चों इस पे क्वेश्चंस आते हैं काफी इंपॉर्टेंट, कि अगर लेंथ डबल कर दें तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन हो जाएगी। और जब
रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगर लेंथ इंक्रीज करोगे तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। डिटेल के लिए नोट्स से देखें। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो, बात तो क्लियर है। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट बना तो रिलेशन तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। कोई किसी का वैसे थोड़ा बन जाता है, रिलेशन तो होता ही है। तो जब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है तो देखते हैं उसका प्रूफ। आखिर रिलेशन है क्या? क्योंकि बिना प्रूफ के रिलेशन तो ठीक नहीं होता ना। तो ये कंडक्टर I एंड VD में रिलेशन है। I करंट, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ को L ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लिया, तो इसका एक स्मॉल पार्ट ले लो, छोटा हिस्सा, स्मॉल पार्ट DL ले लो। अब इस स्मॉल पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। जब इस स्मॉल पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए n। इस हिस्से का वॉल्यूम कितना हो गया? dv, क्योंकि लेंथ छोटी है। इस हिस्से का वॉल्यूम हो गया dv, तो dv स्मॉल वॉल्यूम, dv स्मॉल वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट्स, इस हिस्से में जो चार्ज होगा वो चार्ज ले लो dq, और ये स्मॉल चार्ज ही हमें निकालना है। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N, वॉल्यूम dv और चार्ज dq। तो नाउ स्मॉल चार्ज इन दिस वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर चार्ज हम देख रहे हैं। स्मॉल चार्ज तो है लेकिन इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो dq इज इक्वल्स टू ne इंटू dv। इस छोटे से वॉल्यूम में इतना चार्ज है, और dv को क्या लिख सकते हैं? dq ne, एरिया इंटू छोटी सी लेंथ, स्मॉल लेंथ, एरिया इंटू स्मॉल लेंथ। तो dq इज इक्वल्स टू NeAdl डिवाइड बाई dt, बोथ साइड्स। तो dq डिवाइड बाई dt, NeAdl बाई dt, और लेंथ बाई टाइम, वेलोसिटी। और यहां की वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो dq by dt is current, dq by dt is current I, so NeAVd, this is the relation between current and drift velocity। ये रिलेशन आ गया करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अब एक बात सुनो स्टूडेंट्स, करंट में डायरेक्शन होती है, करंट में मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन करंट वेक्टर नहीं होता। करंट वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, दोनों हैं, लेकिन करंट वेक्टर नहीं है। तो कुछ तो वजह होगी। वजह यह है कि करंट वेक्टर के लॉ को नहीं मानता, ओबे नहीं करता वेक्टर्स के लॉस को।
इसलिए करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और ये स्केलर्स के लॉस को मानता है, ओबे करता है। और क्योंकि ये स्केलर के लॉ को ओबे करता है इसलिए करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट बन गया स्केलर क्वांटिटी। और अब एक छोटी सी बात बच्चों, यहीं से करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। करंट को एरिया से डिवाइड कर दो, करंट डेंसिटी निकल आएगी। तो अगर करंट डेंसिटी एग्जाम में आता है तो इसी एक्सप्रेशन को दोबारा कर देना, यही एक्सप्रेशन, यही डेरिवेशन दोबारा कर देना। नोट्स में आपके प्रॉपर दिया हुआ है, वहीं से पढ़ना है। और बाद में करंट के नीचे एरिया ले आओ, तो करंट डिवाइडेड बाय एरिया, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और ये बन गया एन ई, ए होगा ही नहीं यहां, एन ई वी डी, एंड द सिंबल ऑफ करंट डेंसिटी इज जे। सो J is equals to NeVd. This is current density. और करंट डेंसिटी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड तो करंट में भी है, डायरेक्शन भी करंट में है, बस वो लॉ को नहीं मानता ना, ये लॉ को मानता है। तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन करंट की होगी, हैविंग द सेम डायरेक्शन। Okay, so this topic is complete. अब बात करते हैं नए टॉपिक रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस जैसा आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट को अपोज करती है। तो वो प्रॉपर्टी जो करंट को अपोज करती है, देखो अपोज तो कोई ना कोई किसी ना किसी को करता ही है और अपोज करना एक नेचर है और नेचर को खत्म नहीं किया जा सकता। तो खत्म तो कभी रेजिस्टेंस को भी नहीं किया जा सकता, इसलिए आज तक कोई सुपर कंडक्टर नहीं बना। सुपर कंडक्टर के क्लोज तो चले गए हम, लेकिन सुपर कंडक्टर बना नहीं पाए और ना ही बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक नेचर है, फ्रिक्शन एक नेचर है। फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस आप सिनोनिम कह सकते हो इन्हें। वो चलने से रोक रहा है, ये करंट के चलने से रोक रहा है। तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो करंट को चलने से रोकती है, अपोज करती है। तो एक सीधा फॉर्मूला है बच्चों रेजिस्टेंस निकालने का। अगर आपको कोई कार्बन रेजिस्टेंस दे दिया जाए आपकी लैब में कि इस कार्बन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालो, तो वैल्यू निकालने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप सीखिए। ऐसे करके न्यूमेरिकल दे देंगे आपको या कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है और इसमें ये 3 बैंड्स हैं और 4th बैंड यहां है। अब 3 बैंड्स हो गई, येलो, रेड, ऑरेंज और ये गोल्ड हो गई बच्चों। ये 2 भी हो सकती हैं, ये 2 भी हो सकती हैं और तीसरी यहां हो गई सिल्वर। अब ये हो गई मान लीजिए ब्लू और ये हो गई रेड। तो तरीका समझिए, ये 1 भी हो सकती है, यहां 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो तरीका क्या है सॉल्व करने का? तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखिए आप। एक चार्ट बनाते हैं, यहां नंबर, सिंबल, इसको आप नोट से डिटेल में देखें, सिंबल,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंबल्स हैं। याद करने का तरीका बहुत आसान, लिखिए बी 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 बी, उसके बाद रॉय, तो बीबी रॉय। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो बच्चों कितनी आसानी से आपको कलर याद हो जाएंगे। वैसे ये बड़ा मुश्किल पड़ता, कलर्स की सिमेट्री याद रखना। तो देखिए कलर्स क्या हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ग्रीन ग्रे, ग्रीन ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। ये आप अपने नोट्स में देख लें टेबल। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बीबी, रॉयल, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये कलर्स को याद करने का तरीका हो गया। अब नंबर्स और सिग्निफिकेंट फिगर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और लास्ट में मल्टीप्लायर डायरेक्ट लिख देना बच्चों। 0 है तो यह 10 की 0, 1 है तो 10 की 1, 2 है तो 10 की पावर 2 एंड सो ऑन। और लास्ट में ये जो फोर्थ बैंड होती है इसके लिए टॉलरेंस। और जो टॉलरेंस होती है गोल्ड की ±5%, सिल्वर की ±10%। और बच्चों अगर कोई भी कलर ना हो, यहां कोई बैंड ही ना हो, यहां लाइक दिस कि यहां सिर्फ रेड है, तो नो कलर, कोई भी कलर नहीं, ±20%। तो 20% हो जाता है जी प्लस माइनस। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। फर्स्ट येलो, तो एज पर रूल फर्स्ट बैंड का सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे, सेकंड बैंड का सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे, मींस 2 बैंड के सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर लिखोगे। तीसरी बैंड का मल्टीप्लायर लिखोगे और चौथी बैंड जो कि लास्ट में है उसकी टॉलरेंस लिखोगे। फिर बता दूं, फर्स्ट और सेकंड बैंड का नंबर्स लिखोगे और सिग्निफिकेंट लिखोगे। जैसे कि येलो, चेक कर लीजिए, येलो 4, तो येलो के लिए 4। रेड, चेक कर लीजिए, रेड ये रहा बच्चों 3rd, तो सिग्निफिकेंट है 2, तो 42। मल्टीप्लाई, थर्ड वाले का मल्टीप्लायर, थर्ड कौन है, ऑरेंज ढूंढ लीजिए, 10 की पावर 3, तो इंटू 10 की पावर 3। उसके बाद प्लस माइनस कौन सी बैंड है, गोल्ड, तो गोल्ड के लिए 5% ओम। इसका मतलब 42 इंटू 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5%। एक और देख लो बच्चों, ये देख लो, रेड सिंगल बैंड है तो रेड मतलब 2, तो 2 प्लस माइनस कुछ भी नहीं है ना यार, तो 20% ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया इसका। इसमें देखेंगे तो 2 बैंड्स हैं और 2 बैंड से तो सिर्फ नंबर्स आएंगे, ब्लू हो गया 6, रेड हो गया 2, तो आंसर विल बी 62
प्लस माइनस सिल्वर 10% ओम। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस निकल जाता है। याद रखने वाली बात यही है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस हो या दुनिया की कोई भी चीज हो, कोई ना कोई फैक्टर्स तो उसको इफेक्ट कर ही देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस को भी इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, जैसे कि नंबर 1, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसी कंडक्टर को अगर आप खींच के लंबा करने लग जाओगे, उसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। नंबर 2, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर किसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो मोटी वायर्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, पतली वायर्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इनको कंबाइन कर दिया, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, तो R इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज कॉल्ड बच्चों रेजिस्टिविटी, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और लेंथ बदलने से रेजिस्टेंस तो बदल सकता है, एरिया बदलने से रेजिस्टेंस तो बदल सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। रेजिस्टिविटी इज ए मटेरियल फिनोमिनन। जब तक मटेरियल नहीं बदलोगे रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। रेजिस्टेंस बदल सकता है लेंथ और एरिया से, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है। रेजिस्टिविटी मटेरियल फिनोमिनन होता है। अब आपको पता लगा कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो लेंथ घटने से रेजिस्टेंस घट गया। लेकिन बच्चों यहां ध्यान में रखने वाली बात है कि एक इतना लंबा वायर है, एक इतना लंबा वायर है, आपने उसको मोड़ के ऐसे करके छोटा कर लिया, तो छोटा कर लिया तो आपको लग रहा है कि उसकी लेंथ डिक्रीज हो गई, एक्चुअल में उसकी लेंथ डिक्रीज नहीं हुई है। तो वायर को बेंड करने से उसकी लेंथ चेंज नहीं होती और उसका रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होता। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि बेंडिंग ऑफ वायर डू नॉट इफेक्ट द रेजिस्टेंस। तो ये टॉपिक भी पूरा हो गया। अब हम स्टडी करते हैं ओम्स लॉ की, स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ में ही स्टूडेंट्स हम रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन भी आपके लिए प्रूफ कर देंगे। सब कनेक्टेड है, तो 5 टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे, जरा ध्यान से। लेकिन पहले ओम्स लॉ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I होता है। ओम्स लॉ। अब जब V प्रोपोर्शनल टू I होता है तो बच्चों सिर्फ V प्रोपोर्शनल टू I ही ओम्स लॉ होता है। जब आप ये सोचने लग जाते हो कि V इज इक्वल्स टू IR, ये भी ओम्स लॉ है, तो यहां आप गलत हो। देखिए, ओम्स लॉ प्रोपोर्शनल टू I सिर्फ स्मॉल वैल्यूज के लिए है, बहुत बड़ी वैल्यू के लिए ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता। इसलिए ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। लार्ज वोल्टेज के लिए, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहता। और ये जो रिलेशन है आपका, ये रिलेशन तो सेमीकंडक्टर्स में भी वैलिड है, जहां पे ओम्स लॉ वैलिड होता ही नहीं है। ये एक्सप्रेशन तो किरचॉफ लॉ में भी वैलिड है,
और किरचॉफ लॉ में ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो बात करते हैं ओम्स लॉ की स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट आप अपने नोट से पढ़ें, डेफिनेशंस नोट से पढ़ा करें। प्रूफ देखिए इसका ओम्स लॉ का। तो एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया आपने, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स करंट बना रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट है। तो आपको पता ही है कि I इज इक्वल्स टू NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला पुट कर दीजिए इसमें। तो I इज इक्वल्स टू NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी में E टाइम्स E बाई M इंटू रिलैक्सेशन टाइम। ये बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, बिकॉज Vd इज इक्वल्स टू E टाइम्स E बाई M इंटू रिलैक्सेशन टाइम। अब E की जगह फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, E इज इक्वल्स टू V अपॉन लेंथ, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो I इज इक्वल्स टू N E स्क्वायर A, E की जगह V अपॉन L M टाउ। अब I इज इक्वल्स टू N E स्क्वायर A V टाउ L M। तो ये जो V बचा है, V, इसके नीचे I ले आते हैं, V डिवाइडेड बाई I। तो V के नीचे I, तो बाकी सब इधर। तो L M N E स्क्वायर A टाउ। अब देखना ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं फॉर पर्टिकुलर कंडक्टर। L इसकी लेंथ हो गई, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, M मास हो गया, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, और N नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम है। तो ये सारा कांस्टेंट है। जब ये सारा कांस्टेंट है तो V डिवाइडेड बाई I कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू I हो गया। V प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज ओम्स लॉ। लेकिन इसी एक्सप्रेशन से, यहीं से ओम्स लॉ यहां पूरा हो गया। अब इसी एक्सप्रेशन से देखिए, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो फैक्टर है, दिस इज रेजिस्टेंस फैक्टर। क्यों? हमें पता है कि एज वी लो कि V डिवाइडेड बाई I इक्वल टू R। इस फॉर्मूले से V इक्वल टू IR। तो V डिवाइडेड बाई इज इक्वल्स टू R। तो R क्या बन गया? R बन गया इज इक्वल्स टू L M N E स्क्वायर A रिलैक्सेशन टाइम। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। डेफिनेशन नोट से देखें, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस का सिंबल होता है G। तो G इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। जब G इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R है, इसको उल्टा कर दो, तो दिस इज इक्वल्स टू N E स्क्वायर A टाउ डिवाइडेड बाई L M। टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला ये बन गया। अब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। रेजिस्टिविटी के लिए आप यहां से कंटिन्यू कर लें। रेजिस्टिविटी के लिए इस स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टिविटी के लिए यहां से कंटिन्यू कर लें। कैसे कंटिन्यू करेंगे देखते हैं जरा। आप जानते हैं फॉर रेजिस्टिविटी आप जानते हैं कि R इक्वल टू रो L अपॉन A, ऑलरेडी प्रूव।
इसमें रो रेजिस्टिविटी होती है। जब R इक्वल टू रो L अपॉन ए है तो देखना L अपॉन ए ये रहा, L डिवाइडेड बाई ए ये रहा, तो L डिवाइडेड बाई ये रहा, तो बाकी चीज इसमें L और A को छोड़ के रेजिस्टिविटी आ गया। इट मींस रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू L और A को छोड़ दो तो M N E square relaxation time, this is called resistivity which is a material phenomenon। लेकिन अगर रिलैक्सेशन टाइम बदलेगा तो रेजिस्टिविटी बदलेगी, और रिलैक्सेशन टाइम बदल सकता है टेम्परेचर को चेंज करके, तो टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टिविटी पे पड़ता है। अब दिस इज रेजिस्टिविटी, डेफिनेशन के लिए नोट्स देखें, ये सिर्फ समझने के लिए है आपके। जब रेजिस्टिविटी पता लग गई तो कंडक्टिविटी भी निकल आएगा। क्या होता है कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी सिंबल सिग्मा, कंडक्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा, दिस इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। डेफिनेशन नोट्स में देखें तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, इसका उल्टा कर दो, n e स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय m, दिस इज कंडक्टिविटी। तो इन एक्सप्रेशन से आपने सीखा ओम्स लॉ का प्रूफ, रेजिस्टेंस का प्रूफ, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, कंडक्टेंस का फॉर्मूला, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो ये 5 एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं इस फॉर्मूले से। अब हम बात करते हैं नया टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस के अलावा भी टेम्परेचर का बहुत चीजों पे इफेक्ट होता है। यहां रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ रहा है। पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, सब पे फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। लेकिन जरा रेजिस्टेंस की डिटेल समझिए। तो फॉर्मूला है इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके सिलेबस में, R एट एनी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। तो रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, ओरिजिनल रेजिस्टेंस किसी भी चीज का 1 प्लस में एल्फा, एल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज T2 फाइनल टेम्परेचर, दिस इज T1 इनिशियल टेम्परेचर। और अब इसके बिहाफ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि मेटल पे, कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नंबर 2 इंसुलेटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, और नंबर 3 एलॉयज पे क्या फर्क पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है एलॉयज वाला पोर्शन। तो ये तो रहा जनरल फॉर्मूला। अब फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए बच्चों एल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एल्फा पॉजिटिव होता है, और जब पॉजिटिव होता है तो अगर आप T बढ़ाते हैं, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि RT इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस में एल्फा डेल्टा T, 1 प्लस में एल्फा डेल्टा T, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ के एल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया R नॉट से, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया।
तो अगर आप टेम्परेचर मेटल का बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, फॉर इंसुलेटर्स के लिए अल्फा होता है नेगेटिव, इंसुलेटर्स के लिए अल्फा नेगेटिव है। अब जब अल्फा नेगेटिव है तो सोच के देखो, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये इंक्रीज हुआ, ये नेगेटिव है, तो 1 में से माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा इंसुलेटर्स के केस में। और अब सबसे इंपॉर्टेंट एलॉयज के लिए, तो फॉर एलॉयज के लिए बच्चों अल्फा वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल। अब जब अल्फा बहुत ज्यादा छोटा है तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो एलॉय के रेजिस्टेंस पे कोई एप्रिशिएबल फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो इफेक्ट होगा, ये नहीं कहेंगे, लेकिन इतना नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा कि उसका पता ही नहीं लगेगा। तो अगर आप एलॉयज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चों, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस होते हैं वो एलॉयज के बनाते हैं ताकि उन पे टेम्परेचर का फर्क ना पड़े। टेम्परेचर बढ़ जाए घट जाए, अरे कभी सर्दियां हैं कभी गर्मियां हैं, तो सर्दी गर्मी में तो रेजिस्टेंस बदलते रहेंगे, तो इसलिए टेम्परेचर का इफेक्ट एलॉयज पे नहीं पड़ता। इसलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस एलॉय के बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके लैब में जो एपरेटस है, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इनके वायर्स जो होते हैं वो एलॉयज के बनाए जाते हैं। कीप इन माइंड, इनके वायर्स एलॉयज के होते हैं ताकि टेम्परेचर का डिफरेंस ना पड़े। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे हम नए टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इससे फायदा क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने से? फायदा बच्चों ये है कि अगर आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो कैसे करोगे? तो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशंस रेजिस्टेंस की बेसिक तो दो टाइप है, सीरीज और पैरेलल। आप पढ़ रहे कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस की, तो सीरीज में बच्चों रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो सीरीज देखिए कैसे, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं ये। और ये बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिए। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाएगा बच्चों, करंट डिवाइड हो जाएगा, सॉरी करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा तो पोटेंशियल V1, V2, V3 एंड सो ऑन। तो पोटेंशियल डिवाइड हो गया लेकिन करंट सेम रहेगा सीरीज में। तो I
करंट सेम है बच्चों, तो जो चीज डिवाइड हो गई उसे डिवाइड कर लो। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। V इज इक्वल्स टू IR, IR1, IR2, IR3 एंड सो ऑन, IRn। I कॉमन लेके कैंसिल कर दो बच्चों। जब I कॉमन लेके कैंसिल हो गया तो R इक्वल टू R1, R2, R3 एंड सो ऑन। तो बच्चों देखिए यहां रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अब आप कहोगे जी कोई और सिग्निफिकेंस इंक्रीज होने का, तो देखो इसकी लेंथ भी तो इंक्रीज हो रही है, तो इस तरफ से लेंथ इंक्रीज हो रही है और इस तरफ से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो मैथमेटिकली और थियोरेटिकली चीजें रिलेट हो रही हैं एक दूसरे से। जरा पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट होंगे और ये रेजिस्टेंस पोटेंशियल से कनेक्ट हो गए। रेजिस्टेंस R1, R2, R3। अब बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहती है। तो देखो V, V, V सब जगह पोटेंशियल सेम है, लेकिन यहां करंट चेंज हो जाता है। सीरीज में करंट सेम था बच्चों, पोटेंशियल में वोल्टेज सेम है, तो करंट हो गया I1, I2, I3। जो डिवाइड हो रही है चीज उसको डिवाइड करके लिख देंगे। तो I इज इक्वल्स टू I1, I2, I3 डॉट 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 IN। I की जगह V अपॉन R, तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 एंड सो ऑन। V से V कॉमन लेके काट दो बच्चों। जब V से V कॉमन लेके काट दोगे तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, 1 बाई Rn। तो देखो बच्चों पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया। पैरेलल में आप देखो तो वायर्स ऐसे हैं, ऐसे अगर ऐसे करके जुड़ेंगे तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट रहा है। तो जो चीज डायमेंशंस में हो रही है वही मैथमेटिकल में हो रही है। और अगर ऐसे करके देखो तो लेंथ बढ़ रही है, और अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मैथमेटिकली भी बढ़ रहा है। अब बच्चों एग्जाम में इन दोनों की मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, और न्यूमेरिकल्स के लिए हमने आपको असाइनमेंट्स दिए, उन असाइनमेंट्स को आपको सॉल्व करना है। हम भी क्वेश्चंस आपकी रेगुलर क्लास में करा ही रहे हैं। यहां तो आपको कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स समझाने के लिए क्लास हो रही है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस खत्म होता है। अब बात करेंगे बच्चों किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ एडवांस फॉर्म है ओम्स लॉ की। जब ओम्स लॉ फेल हो जाता है, जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स बन जाते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बढ़ जाती है, तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉस का यूज करते हैं। किरचॉफ साहब ने दो लॉस दिए, देखते हैं फर्स्ट लॉ। किरचॉफ लॉस, फर्स्ट लॉ है बच्चों जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ का दूसरा नाम करंट लॉ भी है, और तीसरा नाम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ है। तो इसमें किरचॉफ साहब ने कहा कि सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। कैसे, जरा देखते हैं।
एक करंट बच्चों यहां से आ रहा है, एक करंट यहां से आ रहा है I1 I2, एक करंट यहां से आ रहा है, एक करंट यहां से आ रहा है, देखो I3 I4, ये सारी जगह से करंट आ रहे हैं। तो जहां पे ये करंट मिल रहे हैं बच्चों, दिस पॉइंट, दिस वन इज ए जंक्शन। अब जितना करंट इस जंक्शन पे बच्चों आ रहा है उतना ही करंट यहां से बाहर जा रहा है, दैट इज I5। तो सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन जीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। तो जरा देखें, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये तो चारों करंट आ रहे हैं, इज इक्वल्स टू, ये I5 के इक्वल है। लेकिन बच्चों I5 की डायरेक्शन तो देख लो ना, वो अपोजिट है, ये यहां से बाहर जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस लगा दो, तो ये लो माइनस। तो जरा देखना, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू 0, सबका सम कर दो, तो सिग्मा I इज इक्वल्स टू 0। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कि सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर चला जाता है बच्चों सर्किट से। तो ये था किरचॉफ का पहला लॉ, जिसका नाम था जंक्शन लॉ, करंट लॉ और कंजर्वेशन चार्ज लॉ। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ साहब का सेकंड लॉ है लॉ ऑफ वोल्टेज और लॉ ऑफ लूप, या लूप लॉ भी कह देते हैं इसे, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ। वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ था, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ है। तो देखते हैं दूसरे लॉ में, अगर बच्चों V इज इक्वल्स टू IR एक सिंगल बैटरी के लिए है, और अगर बहुत सारी बैटरीज लग रही हो, सीरीज में भी हो, कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हो, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में बच्चों सम ऑफ EMF, सम किसका? EMF का। EMF को बच्चों वोल्टेज ही कहते हैं, डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में आएगी अभी। तो सम ऑफ EMF इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो सम ऑफ EMF मतलब सिग्मा EMF इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो दो लॉ ये आपने किरचॉफ के पढ़े, किरचॉफ के लॉस के ऊपर न्यूमेरिकल बोर्ड में कंफर्म्ड है, पक्का न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए अपनी मेन क्लास जो आपकी क्लासेस होती हैं उस क्लास को पढ़ें, उस क्लास को देखें, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं, और अपने असाइनमेंट में इसके क्वेश्चंस को देखें। अब हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ की एक एप्लीकेशन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो बच्चों, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने न्यूमेरिकल करे, उसका फॉर्मूला यूज किया है, प्रूफ अब यहां आया है। तो देखते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे होगा। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम, आपके नोट्स में डिटेल में लिखा हुआ है, आप अपने नोट्स चेक करें किसी भी चीज की फर्दर डिटेल के लिए। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ, देखिए ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस,
ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये चौथा रेजिस्टेंस, ये 4 रेजिस्टेंस हो गए बच्चों, P, Q, R और S। अब इसमें ये अननोन रेजिस्टेंस है, आपको मान लो इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग किरचॉफ लॉ, तो आप कैसे करेंगे? बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दो या कोई और रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। अब बच्चों किरचॉफ रूल्स, किरचॉफ लॉज हम यहां लगाएंगे। बहुत सेंसिबली करंट डिवीजन समझना, आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज्यादा काम आएगा इसका करंट डिवीजन, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो देखते हैं, यहां से इस बैटरी से करंट आया I, यहां तक I करंट है। अब बच्चों ये I करंट 2 जगह डिवाइड कर दो, क्योंकि ये पैरेलल है इसलिए करंट डिवाइड हो रहा है। यहां चला गया I1, यहां चला गया I2, I1 I2 2 जगह करंट चला गया, ठीक है। अब जब ये I1 करंट यहां पहुंचा तो यहां पे नीचे आ गया IG, गैल्वेनोमीटर का करंट, कोई और रेजिस्टेंस भी हो सकता है, फिलहाल गैल्वेनोमीटर है तो हमने लिख दिया IG। अब यहां पे जो पहुंचेगा I1 में से IG नीचे चला गया, तो यहां तो बच्चों I1 माइनस IG आएगा ना, तो I1 माइनस IG यहां पहुंचा। यहां से देखना ये I2 नीचे आ रहा है और IG ये आ रहा है, दोनों मिल गए यहां पे, तो ये बन गया I2 प्लस IG, और ये I2 प्लस IG मिलके यहां पहुंच गया। और अब बच्चों इस बात पे ध्यान रखना कि जितना करंट आपका आ रहा था उतना ही करंट बाहर जाना चाहिए, नहीं तो गलत है। तो आपको खुद अपने आप चेक करने का तरीका मिल गया। अगर आपका करंट बाहर उतना ही आ रहा है तो आप बिल्कुल एक्यूरेट हो। देखते हैं, I1 माइनस IG यहां और I2 प्लस IG यहां। बच्चों IG से IG कैंसिल हो गया, क्या आ गया? I1 प्लस I2 मतलब I, तो करंट I आ गया। I1 प्लस I2 I1 प्लस I2, तो जितना करंट अंदर आया उतना करंट बाहर चला गया। तो ये हो गया किरचॉफ का जंक्शन लॉ, जितना करंट आया उतना करंट चला गया। अब बच्चों इसमें हम लूप बनाएंगे और किरचॉफ का लूप लॉ लगाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो देखते हैं लूप के लिए हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, A, B, C, D, इसको V ले लेते हैं बच्चों। तो किरचॉफ का लूप लॉ लगाते हैं, देखिए कैसे। तो सबसे पहले A, B, D, A, ये वाली चीज कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे देखो, ऐसे करके चल रहा है ये, तो लूप A, B, A, D, D, A, D, A, ये लूप लगा लिया आपने। जब ये लूप लगा लिया आपने तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? यहां लिख देते हैं बच्चों, यहां लिख देते हैं A, B, D, A, ये लो A, B, D, A, ये लूप है, तो अप्लाई किरचॉफ लॉ। I1 टाइम्स P, I1 P, करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहां P, Q, R, S सब रेजिस्टेंसेस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, हमें इसी को कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस इनटू करंट I1 P प्लस, यहां से चल रहे हैं हम
ए बी डी ए, यहां नीचे तो आई जी इंटू जी, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का सिंबल हमने जी ले लिया। अब देखो बच्चों, जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे हो, जिस डायरेक्शन में तुमने लूप ले ली, अगर करंट तुम्हारे साथ है तब तो करंट को पॉजिटिव ले लो, और अगर तुमसे अगेंस्ट है, तुमसे उल्टा चल रहा है करंट, तो करंट को नेगेटिव ले लो। देखिए कैसे, अब हम जा रहे हैं ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, तो -I2 टाइम्स Q इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां कोई बैटरी नहीं है। बच्चों माइनस का कॉज ढंग से समझ लो, करंट नीचे आ रहा है और आप D से A में जा रहे हैं, इसलिए माइनस लगाया है। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब लूप ले लो B C D B, B C D B, ये लूप ले लिया आपने, अप्लाई द किरचॉफ लॉ। और ध्यान रखना, अगर आप और करंट साथ साथ है तो करंट पॉजिटिव है, और करंट और आप अपोजिट हैं तो करंट नेगेटिव ले लो। तो देखते हैं जी, यहां से यहां R टाइम्स I1 माइनस IG, नीचे यहां अपोजिट हो गया, आप नीचे ये ऊपर, तो माइनस I2 प्लस IG टाइम्स S, और अब हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे, तो माइनस IG टाइम्स G इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0? कोई बैटरी नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, इसलिए वोल्टेज का 0 ले लिया। अरे भाई, करंट इनटू रेजिस्टेंस वोल्टेज ही तो होती है, तो वोल्टेज को 0 ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस को 0 ले लिया। अब देखें, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, उस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें एक काम करना है। हमें इस रेजिस्टेंस बॉक्स की R जो है बच्चों, उसको आप रेजिस्टेंस बॉक्स की तरह माने जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, और रेजिस्टेंस बॉक्स में हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। जब रेजिस्टेंस बॉक्स में वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इस R की वैल्यू को चेंज करते रहो, और जब तक चेंज करते रहो इसको, जब तक गैल्वेनोमीटर में 0 करंट ना आ जाए। अब 0 करंट क्यों आ रहा है बच्चों? 0 करंट इसलिए आ रहा है क्योंकि पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट D पे। दोनों जगह पोटेंशियल इक्वल हो गई, और अगर बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रही तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। हेंस IG इक्वल टू 0। अब बच्चों IG 0 हो गया, जब IG 0 हो गया तो आप क्या करें कि बच्चों देखिए, ये जो तुम्हारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ये रही इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो दोनों हैं, इसमें IG को 0 कर दो, और जब आप IG को 0 करेंगे तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी। यस लिसन, I1P, IG 0 है तो माइनस I2 क्यों रह गया ना, इक्वल टू 0। इसका मतलब I1P I2Q, लेट इट बी इक्वेशन नंबर X। इसमें 0 कर दो तो R टाइम्स I1, IG तो 0 हो गया, माइनस I2 टाइम्स S, क्योंकि IG तो 0 है, इज इक्वल्स टू 0, तो R I1 इज इक्वल्स टू I2S, लेट इट बी इक्वेशन Y। अब बच्चों X और Y को डिवाइड कर दो, यू विल गेट
द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस में भी और कैपेसिटर में भी। कैपेसिटर में भी इस फॉर्मूले को आप बहुत बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, डिवाइड करके दिखा रहा हूं मैं आपको, x डिवाइडेड बाई y, तो I1P I1R I2Q I2S, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, सो P अपॉन R Q अपॉन S। और बच्चों हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं और इसको यहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो क्या बन गया ये, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। ये भी रिलेशन बन गया। तो P अपॉन R Q अपॉन S और P अपॉन Q R अपॉन S। इसको उल्टा लिख दो बच्चों, प्रॉब्लम क्या है, R अपॉन P S अपॉन Q, ऐसे करके कर सकते हैं लो, और R अपॉन P S अपॉन Q। तो ये कई सारे रिलेशन बन गए। इन रिलेशंस की, इस टॉपिक का डेरिवेशन आप अपने नोट्स में देखिए, बिल्कुल प्रॉपर वे में हुआ है। आपको बच्चों जितने भी डेरिवेशंस हैं, जितनी भी थ्योरी है, आपको सिर्फ अपने नोट्स पे फोकस करना है। ये क्लास आपको समझाने के लिए बनाई जा रही है, आप इससे ज्यादा लिखें ना। अब बच्चों हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज को आपको ज्यादा अच्छी तरह इसलिए समझना पड़ेगा कि आपके थ्योरी के सिलेबस में तो है ही, आपका प्रैक्टिकल भी है ये। तो इसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बहुत फील करके समझना। डिटेल आपके नोट्स में अवेलेबल है, आप बहुत ढंग से समझना बच्चों। देखिए, ये एक मीटर ब्रिज हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों। ये एक एलॉय की वायर, 1 मीटर की, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की वायर है बच्चों। इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहेंगे क्योंकि 1 मीटर की वायर आप ले रहे हो। यहां पे बच्चों कॉपर की या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप, वायर नहीं लेते बच्चों, स्ट्रिप लेते हैं, मोटी थोड़ी सी, क्योंकि मोटी स्ट्रिप का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हमने स्ट्रिप ली, वायर नहीं ली। यहां पे दूसरी कॉपर की स्ट्रिप, बीच में खाली जगह, फिर कॉपर की स्ट्रिप, बीच में फिर खाली जगह, फिर कॉपर की स्ट्रिप, और बच्चों यहां पे फिर से कॉपर की स्ट्रिप। ये आपकी कॉपर स्ट्रिप्स हैं। और ये सारी चीज बच्चों हॉरिजॉन्टली ऐसे हैं, हॉरिजॉन्टली एक वुडन ब्लॉक पे लगी हुई है। ये जो वायर है 1 मीटर की, ये एलॉय की होती है। क्यों होती है एलॉय की? इसलिए होती है एलॉय की वायर कि टेम्परेचर का बच्चों इस पे इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होने पे अगर इसकी रेजिस्टेंस बदलती रही तो फिर ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। अब आगे क्या होगा, यहां पे स्क्रूज हैं जिनसे वायर कनेक्ट होंगी। अब यहां पे बच्चों एक बैटरी कनेक्ट कर दो, की कनेक्ट कर दो, सेल कनेक्ट कर लो, बैटरी सेल कुछ भी, और ये तुम्हारी कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये कनेक्टिंग वायर्स है कॉपर की, वो सफेद वाली जो वायर होती है कॉपर की कनेक्टिंग वायर, वो वाली वायर लेगी। प्रैक्टिकल तो आप करोगे, तो ऐसे करके ही बच्चों सर्किट जोड़ना। अब यहां बच्चों, यहां
रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो, रेजिस्टेंस बॉक्स। बच्चों रेजिस्टेंस बॉक्स छोटे वाला लगाना, लो रेजिस्टेंस बॉक्स। लो रेजिस्टेंस बॉक्स क्योंकि जितना कम से कम रेजिस्टेंस इसमें आप यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारी वैल्यूज है रेजिस्टेंस की। 1 2 3 4 5 ओम वाला रेजिस्टेंस बॉक्स प्रेफर करना। और बच्चों यहां जो आपको अननोन वायर मिलेगी, अननोन वायर बच्चों इतनी बड़ी लेना, यहां से लेके यहां तक इतनी बड़ी अननोन वायर लेना, इतनी बड़ी, उससे रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। और उस अननोन वायर को यहां कनेक्ट कर दो, उस अननोन वायर को बच्चों यहां कनेक्ट कर दो। इसका रेजिस्टेंस निकालना है आपने। तो ये R हो गया, ये S हो गया अननोन रेजिस्टेंस। बच्चों यहां एक गैल्वेनोमीटर लगाओ और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को, गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को एक वायर से जोड़ दो बच्चों। उस वायर को उसमें ऐसे पेन की तरह एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है बच्चों, उसका नाम होता है जॉकी। और कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है कि आप जॉकी लगाएं। जॉकी आप सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसके पीछे वाला पार्ट इंसुलेटेड होता है। तो आप डायरेक्ट कॉपर की वायर लगा के भी, जिसके ऊपर वाइट कवरिंग होती है, वो वायर लगा के यहां से इसे बना दीजिए जॉकी। ये बन गया बच्चों जॉकी। अब ये वायर जो है बच्चों ये 1 मीटर का है, यहां स्केल लगा होता है, ये स्केल है बच्चों, ये स्केल है। प्रॉपर फिगर के लिए आप अपने नोट्स देखें, ये स्केल बन गया। और अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसकी वर्किंग में हम करेंगे कि यहां से हम बच्चों रेजिस्टेंस निकाल के बाहर रख देंगे। R ओम माना आपने कुछ बहुत कम रेजिस्टेंस आपने निकाल के बाहर कर दिया, पहला स्टेप। उसके बाद बच्चों बाहर करने के बाद देखो, पहले आप की क्लोज कर देना, ये अंडरस्टूड चीज है। सर्किट में बैटरी ले आना, बैटरी एलिमिनेटर भी कहते हैं इसे, बैटरी एलिमिनेटर भी यूज कर सकते हो, सिंपल सेल भी यूज कर सकते हो। तो जब आपने यहां से रेजिस्टेंस निकाल दिया बाहर, उसके बाद बच्चों इस जॉकी को यहां एक तरफ प्लेस करें। तो बच्चों यहां रखने से इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो उधर को जानी चाहिए, अपोजिट साइड। फिर इसको यहां रखें जॉकी को और डिफ्लेक्शन इधर आनी चाहिए। कीप इन माइंड बच्चों, बहुत ही काम की बात, डिफ्लेक्शन दोनों तरफ आनी चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन एक तरफ आई सिर्फ तो वो गलत है बच्चों, वो गलत है। दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहां पे जॉकी को रखो और बच्चों बहुत हल्के हाथ से जस्ट स्लाइड करना है, ओनली स्लाइड करते करते आप इसे आगे चलाएं बच्चों। इसलिए इसका एक नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी होता है, क्योंकि आप सिर्फ स्लाइड कर रहे हो। तो स्लाइड करते करते यहां पे बच्चों माना यहां पे गैल्वेनोमीटर में 0 आ गया। बच्चों 0 जहां आ गया उसको कहते हैं नल पॉइंट आ गया। नल पॉइंट क्यों आ जाता है? क्योंकि दोनों जगह पोटेंशियल इक्वल हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता नहीं है। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से करंट 0 हो जाता है। तो बच्चों इसको नल पॉइंट कहते हैं। ये बन गया नल पॉइंट।
इस लेंथ को L ले लो बच्चों। जब ये लेंथ L ले ली तो बाकी बची हुई लेंथ 100 माइनस L हो गई बच्चों, 100 माइनस L। क्यों? क्योंकि 1 मीटर की वायर है भाई, 1 मीटर की वायर है तो 100 सेंटीमीटर ही तो हो गया। अब ये लेंथ L, ये लेंथ 100 माइनस L, इसका रेजिस्टेंस P मान लो, इसको Q मान लो। एंड बच्चों अप्लाई बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे आप। P डिवाइडेड बाई Q, R डिवाइडेड बाई S। तो P अपॉन Q, R डिवाइडेड बाई S। तो बच्चों P इतने हिस्से का रेजिस्टेंस L R, भाई L लेंथ और R रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R, ये हो गया 100 माइनस L टाइम्स R। और बच्चों ये R और ये S, R से R कट गया, आपको S निकालना है बच्चों। तो ये लो S इज इक्वल्स टू, S यहां आ गया बच्चों, R टाइम्स 100 माइनस L, R टाइम्स 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L। तो बच्चों ये निकल आया तुम्हारा अननोन रेजिस्टेंस। थ्योरी में तो इतना ही है, अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है बच्चों तो आप हर बार इस R की वैल्यू चेंज करते रहो। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 1 2 3 4 5 ओम चेंज कर करके 5 टाइम्स S की वैल्यू निकाल लो। और बच्चों 5 टाइम्स S की वैल्यू निकालने के बाद मीन उनका निकाल दोगे तो वैल्यू आ जाएगी अननोन रेजिस्टेंस की। ये था आपका मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स, छोटी सी डेफिनेशन से लेकिन बहुत अच्छी और टेक्निकल डेफिनेशन है। पहली बच्चों EMF ऑफ ए सेल। EMF ऑफ ए सेल बच्चों वो होती है जब सेल सर्किट में नहीं होती और उससे कोई भी करंट बाहर नहीं आ रहा होता, उस टाइम उसकी पोटेंशियल डिफरेंस को EMF कहते हैं। जैसे आप बाजार से बैटरी खरीद के लाए, इन्वर्टर में लगाने वाली बैटरी बच्चों, तो वो जो बैटरी है उसके ऊपर लिखा होगा EMF 12 वोल्ट। तो EMF वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब आप बैटरी से करंट नहीं ले रहे। लेकिन बच्चों जैसे ही वो बैटरी आपने सर्किट में कनेक्ट कर दी, तो सर्किट में कनेक्ट करते ही आपने उससे करंट लिया, अब उसको EMF नहीं कहते, अब उसका नाम हो जाता है बच्चों TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या फर्क हो गया EMF और TPD में? EMF वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब आप करंट नहीं ले रहे, TPD वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब आप बैटरी से करंट ले रहे हो। तो बच्चों TPD कम हो जाती है, कम हो जाती है TPD। तो कम क्यों हो गई, कहां गई? तो बच्चों वो जो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है उससे जो करंट और बैटरी का जो अंदर का रेजिस्टेंस है जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट मिलके एक EMF, एक वोल्टेज बना देते हैं जो वेस्ट हो जाती है। इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम हो जाती है। यहां एक बात आप और याद रखो, याद रखने वाली बात यह है कि EMF एक मिसनोमर है, गलत नाम रखा हुआ है उसका। EMF इज नॉट ए फोर्स, इट इज द एनर्जी। तो बच्चों EMF मिसनोमर है, ये कोई फोर्स नहीं है, ये तो जस्ट एनर्जी होती है। जरा रिलेशन समझना, रिलेशन समझना EMF और TPD में, इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए बच्चों
जो V है V, दिस इज TPD। E EMF माइनस में I करंट मल्टीप्लाई इंटरनल रेजिस्टेंस। तो R है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस वो होता है जो सेल के, जो बैटरी के अंदर होता है, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस जो करंट को चलने से रोकता है, कहां पे? बैटरी के अंदर। अब बच्चों यहां से जरा हम इंटरनल रेजिस्टेंस का प्रूफ निकालेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस का प्रूफ देखिए जी, इंटरनल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस जो बैटरी के अंदर होता है। तो एक रिलेशन यूज करो बच्चों, EMF इज इक्वल्स टू I R प्लस R। देखो बच्चों, R तो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो सर्किट में रेजिस्टेंस है वो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, और स्मॉल r हो गया जो सेल के अंदर, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है। तो EMF इज इक्वल्स टू IR प्लस IR। तो EMF इज इक्वल्स टू, ये बन गया बच्चों V प्लस में IR। तो EMF माइनस V इज इक्वल्स टू IR। तो बच्चों EMF माइनस V डिवाइडेड बाई, यहां I स्मॉल r होगा, तो I टाइम्स स्मॉल r। इस I को बच्चों नीचे ले आओ। जब इस I को नीचे ले आओगे तो E माइनस V डिवाइडेड बाई I इज इक्वल्स टू R। तो E माइनस V बच्चों I की जगह V अपॉन R इज इक्वल्स टू R। इस R को ऊपर ले गए तो E माइनस V डिवाइडेड बाई V इनटू में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और लास्ट स्टेप में, वैसे तो ये भी फॉर्मूला है, लेकिन लास्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं कि E डिवाइडेड बाई V माइनस 1 V अपॉन V 1 हो गया R टाइम्स, तो दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या देखा बच्चों आपने कि इंटरनल रेजिस्टेंस EMF डिवाइडेड बाई TPD माइनस 1 इनटू में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। एक छोटी सी बात बच्चों और है यहाँ, और बहुत काम की बात है। वो बहुत काम की बात ये है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, जब बैटरी से आप करंट ले रहे हो, तब फॉर्मूला बच्चों कुछ और होता है। और जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, सब जानते हैं बैटरी चार्ज होना और डिस्चार्ज होना क्या होता है, लेकिन इनके फॉर्मूले तो आपको जानने जरूरी हैं। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है बच्चों, तो डिस्चार्ज में V इज इक्वल्स टू E माइनस IR है। लेकिन जब बच्चों बैटरी चार्ज कर रहे हो, आप चार्ज कर रहे हैं बैटरी, जैसे हमारे भाई जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारी, इनकी बैटरी चार्ज हो रही है, तो जब चार्ज हो रही है तो फॉर्मूला बदल जाएगा, और फॉर्मूला बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा? चार्जिंग में V इज इक्वल्स टू E प्लस IR। तो फॉर्मूले में चेंज आ गया, यहां माइनस है, यहां प्लस है। और आखिरी बात, जब बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू होती है तो EMF बड़ी होती है TPD से, लेकिन जब आप चार्ज कर रहे हो तो EMF छोटी हो जाती है TPD से। तो ये था ये टॉपिक। अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम पोटेंशियोमीटर। जिस तरीके से आपने मीटर ब्रिज पढ़ा बच्चों, मीटर ब्रिज में तो सिंगल वायर थी वुडन ब्लॉक के ऊपर 1 मीटर की। पोटेंशियोमीटर में या तो वायर होंगी 4,
4 वायर पोटेंशियोमीटर, या फिर बच्चों वायर होंगी 10 वायर पोटेंशियोमीटर। एक वुडन ब्लॉक पे अरेंज होती हैं लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे, ये। तो बच्चों इस तरीके के अरेंजमेंट को पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ये एक वुडन ब्लॉक पे अरेंज है। यहां कॉपर की या एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स लगी होती हैं। बच्चों कॉपर की इसलिए क्योंकि कंडक्टर बहुत अच्छा है, और स्ट्रिप इसलिए कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए। और ये एलॉय की वायर्स, ये स्ट्रिप बच्चों ये वायर्स होंगी एलॉय की। क्यों एलॉय की? टेम्परेचर का इफेक्ट ना आए। अब यहां पे बच्चों स्केल लगा होता है, तो 1 से लेके 100 सेंटीमीटर, फिर 101 से 200 सेंटीमीटर, फिर 201 से 300 सेंटीमीटर, और 301 से 400 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 4 वायर पोटेंशियोमीटर 4 मीटर वायर का है, 4 मीटर वायर। अब बच्चों इसका जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है बच्चों फॉल ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू लेंथ। लेंथ के साथ साथ पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज करता है, यानी कि V by L is equals to potential gradient, and V by L directly proportional to length। जितना ज्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा, इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब इनकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन 2 है पोटेंशियोमीटर की। पहली और बहुत टफ एक्सपेरिमेंट है आपके सिलेबस का, वो है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स। बच्चों प्राइमरी सेल वो सेल्स होती हैं जो बार बार चार्ज नहीं हो सकती, जो बार बार चार्ज नहीं हो सकती, वो प्राइमरी सेल है बच्चों। और सेकेंडरी सेल वो होती है जो बार बार चार्ज हो सकती हैं। और आप जानते हैं चार्जिंग सेल और प्राइमरी सेल, चार्जिंग सेल तो बहुत यूज होती है। तो हमें जो बात करनी है वो बात करनी है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स। तो देखते हैं बच्चों सर्किट। वैसे सर्किट आप अपने नोट्स में देखें, बिल्कुल प्रॉपर सर्किट बना हुआ है, यहां मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। देखिए ये रहा पोटेंशियोमीटर, ये बच्चों एक सेल प्राइमरी सेल, ये बच्चों दूसरी सेल प्राइमरी सेल, इसकी ईएमएफ E1, इसकी ईएमएफ E2। आप पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ 2 प्राइमरी सेल्स का। अब बच्चों ये जो दोनों सेल्स हैं, की लगा के आप पे डिपेंड करता है, 2 वन वे की लगाओ या एक सिंगल 2 वे की लगा दो, इट्स अप टू यू। सर्किट डायग्राम नोट्स में देखें। लो एक की यहां लगा दी बच्चों, एक की यहां लगा दी, यहां कनेक्ट कर दिया, यहां कनेक्ट कर दिया। बच्चों ये जो वायर्स हैं ये सिंपल कॉपर की वायर्स हैं, जिनके ऊपर वो वाइट जो क्लॉथ है वो जो उसके ऊपर लपेटा हुआ होता है हमने, या कोई और भी वायर यूज कर सकते हो जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते रहते हैं। अब बच्चों इन दोनों के ये टर्मिनल यहां जाके कनेक्ट कर दो
हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में, ये बच्चों हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स बच्चों इसमें बहुत बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। और इस प्रैक्टिकल को आप जब यहां से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो नियर अबाउट बच्चों 2000 ओम के आसपास यूज करना। आपकी रीडिंग्स एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स आएंगी। 2000 ओम, 1800 ले लिया, 1900 ले लिया, 2000 ले लिया। तो बच्चों ये यहां कनेक्ट कर दिया। यहां से रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे एंड से बच्चों ये गैल्वेनोमीटर, और बच्चों गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से ये रहा जॉकी। और जैसा कि आपको पहले बताया था कि यहां स्केल लगा हुआ है और स्केल पे आपको लेंथ पता ही है, 1 से 100, 101 से 200, 201 से 300 और 301 से 1 से 100, 101 से 200, इधर बच्चों 201 से 300 और 301 से 400। अब ये तो एक तरफ का सर्किट हो गया बच्चों। अभी इस सर्किट में और क्या करेंगे, यहां से फिर से कॉपर की वायर, कॉपर की वायर कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि बेंडिंग ऑफ वायर डू नॉट इफेक्ट द रेजिस्टेंस। तो वायर कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, वायर की लेंथ ज्यादा लंबी मत लेना, क्योंकि अगर तुम वायर की लेंथ लंबी लोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। लंबी वायर सिर्फ एक लो, ये जॉकी वाली वायर लंबी लो, क्योंकि इसको मूव कराना पड़ता है। बाकी वायर्स बच्चों छोटी छोटी लो। तो देखिए यहां पे फिर से एक की बच्चों, तो ये K1, ये K2 और ये K। यहां पे बच्चों बैटरी एलिमिनेटर, दिस इज बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर और बैटरी में बच्चों ये डिफरेंस होता है कि बैटरी की वैल्यू तो हो जाती है फिक्स, लेकिन बैटरी एलिमिनेटर में 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट तक जा सकते हो आप वैल्यू चेंज कर करके, लेकिन बैटरी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। इसलिए अप्लाई बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर यहां लगा दिया BE, और यहां बच्चों रेहोस्टेट। मैं आपको बता दूं कि रेहोस्टेट और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। रेजिस्टेंस तो फिक्स हो जाता है, लेकिन रेहोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। मतलब आपको अगर रेजिस्टेंस वेरी करना हो तो यूज रेहोस्टेट। RH होता है सिंबल, नाम इसका, और सिंबल होता है रेजिस्टेंस के ऊपर एरो लगा दो। अब बच्चों मैं इसको प्रैक्टिकल को करने का आपको तरीका बताता हूं। बहुत सिंपल बात, और बहुत ध्यान से सुनना। ये तो सर्किट हो गया इस एक्सपेरिमेंट का। आपको क्या करना है, अब आप इसमें की क्लोज कर दो बच्चों। क्लोज द की इन के परमानेंटली, और इन दोनों में से बच्चों किसी एक में की क्लोज करनी है, दोनों में एक साथ नहीं करनी। किसी एक में की क्लोज करो। ये लो बच्चों, इसमें कर दी। यहां से कुछ रेजिस्टेंस निकाल लो बच्चों, R ओम रेजिस्टेंस निकाल दिया आपने। और अब इस जॉकी को इसके ऊपर मूव करो, इस जॉकी को इसके ऊपर मूव करो बच्चों। स्लाइड करना है हल्के हाथ से, क्योंकि अगर तुम रब करोगे तो ये घिस जाएगा। ये प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछे जाते हैं सवाल। अगर तुम रब करोगे तो ये घिस जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो स्लाइटली मूव करो, और जहां पे भी गैल्वेनोमीटर में 0 आ जाए दैट बिकम्स नल पॉइंट। अब नल पॉइंट क्यों? नल पॉइंट इसलिए बच्चों कि ये वाली बैटरी और ये वाली बैटरी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा, तो करंट ही बंद हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख लीजिए
E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, जहां पे भी ये नल पॉइंट आया दैट इज L1, तो E1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स L1। तो लेट इट बी इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे बच्चों? दूसरी इक्वेशन में यहां से इस की को हटा दो और इसमें क्लोज कर दो। अब ये वाली बैटरी, ये वाली सेल आउट ऑफ सर्किट हो गई, लेकिन ये वाली सेल सर्किट के अंदर आ गई। जब ये वाली सेल सर्किट के आ गई तो रिपीट द एक्सपेरिमेंट। रेजिस्टेंस जितना निकला हुआ है ठीक है, या बदल भी सकते हो थोड़ा बहुत। नाउ अगेन फाइंड द नल पॉइंट। इस वाली सेल के साथ फाइंड द नल पॉइंट और इस चौकी को फिर चलाएं। मान लीजिए इस बार यहां पे आ गया L2, यहां पे नल पॉइंट आ गया मान लो। तो जब यहां पे नल पॉइंट आ जाएगा, नल पॉइंट मतलब ये और ये बैलेंस हो गई, और इस बार आ गया E2 प्रोपोर्शनल टू L2, यानी कि E2 इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स L2। लेट इट बी इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर दो, E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। बच्चों ये आ गया कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। अगर बच्चों तुमने इसकी और बहुत सारी रीडिंग्स लेनी है तो रेयोस्टेट को मूव करा करा के, जैसे आपने ओम्स लॉ में रीडिंग ली थी, ऐसे रेयोस्टेट को मूव करा करा के आप और रीडिंग्स भी ले सकते हैं। इट वाज कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। अब बच्चों बात करेंगे हम पोटेंशियोमीटर की ही दूसरी एप्लीकेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस। सारा सर्किट वही यूज करना है जो आपने कंपैरिजन ऑफ EMF में किया, बस थोड़ा सा चेंज है। और जरा चेंज देखिए, यहां से दूसरी सेल गायब है, दूसरी सेल है ही नहीं। अरे कंपैरिजन ऑफ EMF थोड़ा ना करना है, दो सेल रही नहीं, सिंगल सेल है। इसकी EMF E1 मान लो, यहां पे की लगा दो तो सर्किट देखना, पोटेंशियोमीटर, सिंगल सेल, यहां से कनेक्ट, यहां से दूसरी की से ये कनेक्ट हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल में, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल में, और यहां से गैल्वेनोमीटर और जॉकी। बच्चों गैल्वेनोमीटर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, कहीं पे भी कोई भी वायर कनेक्ट करो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहां पे ये की है सारा रेजिस्टेंस बॉक्स, बिल्कुल जिस तरीके से आपने किया कंपैरिजन ऑफ EMF। अब इसकी वर्किंग देख लीजिए, वर्किंग इसकी बहुत ज्यादा सिंपल है उसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन ऑफ EMF के। इसमें की क्लोज करो बच्चों, इस की को ओपन रखो, कीप इन माइंड, इसको क्लोज करो, इसको सर्किट में लाओ, इसको ओपन रखो, और बच्चों इसके रेस्पेक्ट में यहां पे इस जॉकी से नल पॉइंट ढूंढ लो। मान लीजिए आपको नल पॉइंट यहां मिल गया। अब ये वाली बैटरी तो ये वाली सेल तो आउट ऑफ सर्किट है ना, इसका तो कोई यूज है ही नहीं ना। तो बच्चों इस बार जब ये आउट ऑफ सर्किट है तो आपने लिख दिया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, यानी कि E इज इक्वल्स टू KL1। लेट इट बी 1। ध्यान रख लेना, अभी ये वाली बैटरी, ये वाली सेल आपने यूज ही नहीं करी, अब करनी है यूज। तो दूसरी रीडिंग में यहां पे की क्लोज कर दो, इसमें से रेजिस्टेंस निकाल दिया R, और अब इस जॉकी को मूव कराओ, और जब जॉकी को मूव कराओगे तो क्योंकि अब ये सेल सर्किट में है इसलिए बन जाएगी TPD। तो अब
दोबारा से नल पॉइंट ढूंढो, माना नल पॉइंट यहां मिल गया L2 पे, तो ये हो जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो V इज इक्वल्स टू KL2, लेट इट बी इक्वेशन 2। मैं फिर ब्रीफ कर दूं एक बार, पहले इसमें की क्लोज नहीं करनी, सिर्फ इसमें की क्लोज करनी है, नल पॉइंट निकालना है। दूसरे केस में इसमें तो की क्लोज रहेगी ही, इसमें की क्लोज करनी है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालना है और नल पॉइंट ढूंढना है। नल पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, इसको लेके इस पे टच करते रहिए, जहां गैल्वेनोमीटर में जीरो आ जाए, जहां भी गैल्वेनोमीटर में जीरो आ जाए वही नल पॉइंट है। क्यों है नल पॉइंट? अरे करंट जीरो हो जाता है। क्यों करंट जीरो हो जाता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता। तो 1 और 2 को डिवाइड कर लो, तो E डिवाइडेड बाई V, डिवाइड कर दिया E और V को, तो L1 बाई L2। अब एज वी नो, हम जानते हैं बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला जो आपको प्रूफ कराया था थ्योरी में। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करो, R इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई V माइनस 1 टाइम्स R। R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला है। तो R इज इक्वल्स टू बच्चों E डिवाइडेड बाई V की जगह क्या पुट कर दो, L1 बाई L2। देख लो ना, E अपॉन V L1 बाई L2 है, तो L1 डिवाइड बाई L2 माइनस 1 टाइम्स R। तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा L1 L2 की वैल्यू पूरी डाल के। और अगर बहुत सारी रीडिंग्स लेनी है तो चेंज द रियोस्टेट, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस पे टॉपिक पूरा होता है। एक छोटी सी बात याद रखना बच्चों, जो आपने प्रैक्टिकल किया था मीटर ब्रिज वाला, मीटर ब्रिज वाले प्रैक्टिकल में आप रीडिंग्स का ध्यान रखना, आपकी रीडिंग्स 40 to 60 के बीच में आनी चाहिए एज पर इंटरनेशनल लॉ। 40 to 60 की रीडिंग बेस्ट रीडिंग्स है। बहुत रेयरेस्ट कंडीशन में 30 to 70 लाओ, एक रीडिंग 30 हो जाएगी तो दूसरी 70, लेकिन अगर 30 से कम है। और अब डिस्कस करेंगे बच्चों लास्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट। बच्चों इस इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट पे या तो कॉन्सेप्चुअल पूछी जाएगी या न्यूमेरिकल, इन दोनों में से ये एक चीज कंफर्म है। आप यह कॉन्सेप्ट समझिए और कॉन्सेप्चुअल, हमने जो आपको कॉन्सेप्चुअल्स के नोट्स दिए हुए हैं उनमें से आप कॉन्सेप्चुअल्स पढ़िए और हमसे डिस्कस करिए, और न्यूमेरिकल्स हमारे दिए हुए असाइनमेंट में से करिए। वैसे क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? तो इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि पावर V की जगह IR इंटू I, तो I स्क्वायर R। और ये भी लिखा जा सकता है कि पावर V I की जगह V अपॉन R, तो V स्क्वायर बाई R। तो तीन फॉर्मूले बन गए तुम्हारे इलेक्ट्रिक पावर के, VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। और अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जूल साहब ने दिया था, जूल। और क्या होता है उसमें कि H इज इक्वल्स टू पावर इंटू T। तो पावर इंटू T, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT, और H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R इंटू T। तो ये फॉर्मूले हैं हीट से रिलेटेड, ये फॉर्मूले हैं पावर से रिलेटेड। इन फॉर्मूलों पे या तो न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल यही आएगी। और इस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका समझा दिया गया है। बच्चों ये वीडियो क्लास आपके लिए
सिर्फ टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए यूज करी जा रही हैं। आपके लिए आपके नोट्स आपके सामने हैं, आप उन नोट्स से डिटेल में समझें, यहां से कॉन्सेप्ट समझने के बाद नोट्स से डिटेल में पढ़ें और उन्हीं नोट्स को आप लिखने में यूज करें। यहां पे समझाई हुई चीज का लिखना अवॉइड भी कर सकते हैं आप। थैंक यू।